Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, लास्ट लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी एंड पावर जो था वो चैप्टर कंप्लीट किया। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लास्ट में हमने डिस्कस किए थे दैट आर बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी। वो उसको आपको थोड़ा अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चैप्टर को थियोरी एंड न्यूमेरिकल देखो तो ऑलमोस्ट इट इज़ अ वेरी सिंपल। आज हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। देखो, 11th स्टैंडर्ड का आपका जो फिजिक्स का जो अप्रोच है वो मेनली मोशन के साथ कनेक्टेड है। जैसे हमने थर्ड एंड फोर्थ देखो, पूरा अब मोशन ही चल रहा है, स्टार्टिंग से अब तक देखो मोशन ही चल रहा है। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आर द वेरी बेसिक चैप्टर, दैट इज द इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ द फिजिक्स आई कैन से। थर्ड चैप्टर दैट इज अ मोशन इन अ वन डायमेंशन। फोर्थ चैप्टर दैट इज अ मोशन इन टू डायमेंशन। देन आफ्टर लॉज ऑफ द मोशन। और उसी के साथ वर्क पावर एनर्जी भी मोशन के साथ ही लिंक्ड था, बिकॉज वर्क एनर्जी एंड पावर तभी मिल सकते हैं जब कुछ ना कुछ का टाइप का मोशन हो। तो अगेन इट इज कनेक्टेड विद द मोशन। और अगेन सेवन चैप्टर इज आल्सो द रोटेशनल मोशन। फिर उसके बाद फ्यूचर में यू विल लर्न ओसिलेटरी मोशन। तो ये जो फिजिक्स का जो अप्रोच है 11th स्टैंडर्ड का, वो मोशन के साथ ज़्यादा लिंक्ड है। 12th स्टैंडर्ड में आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स जैसे ब्रांचेस आपको सिखाए जाएंगे। बट आज हम रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले तो क्वेश्चन नाम सुन के ऐसा क्वेश्चन होगा कि भाई रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कोई ऑब्जेक्ट उसके खुद के प्लेस पे रह के रोटेट होता है, कोई ऑब्जेक्ट खुद के प्लेस पे उसका प्लेस चेंज नहीं होता है, वहां पे ही खड़ा रह के रोटेट होता है। जैसे आप फैन का एग्जांपल ले लो। आपका जो सीलिंग फैन है, तो सीलिंग फैन क्या अपने लोकेशन चेंज करता है? क्या वो उसका लोकेशन जो है वो चेंज होता रहता है कि वहां पे ही खड़ा रह के वो रोटेट होता है? वहाँ पे खड़ा रहता तो ये वहाँ पे ही हो के, मतलब उसका जो लोकेशन है वो फिक्स्ड है, वहीं पे है, और उसके वो वहाँ पे ही रोटेट करेगा। तो ये जो मोशन है उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। थोड़ा और सोचे, थोड़ा और अगर सोचते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है तो उसके सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं? उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, सोचो। जस्ट थिंक अबाउट द फैन, एंड फैन के जो अलग अलग पार्टिकल्स है। रोटेशनल मोशन। हाँ, ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है, बट जो उसके पार्टिकल है उस वो क्या, कोई एक पार्टिकल को ध्यान में रखो तो वो क्या करेगा? वो भी रोटेट नहीं, उसको रोटेशन नहीं बोलते, उसको सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है। हाँ, अब बराबर हम आया समझ में, वो सर्कुलर मोशन करेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो Yes, कभी sir. कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन लोगों को पता नहीं चलता कि सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं। तो मैं आपको एकदम क्लियर कट आइडिया दूं कि भाई सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन क्या है। आप अर्थ का एग्जाम्पल ले लो। तो अर्थ है ना, उसमें दोनों टाइप के मोशन है। अर्थ सन के आसपास रिवोल्यूशन करता है। अब ऐसा मान लो, अभी अभी ऐसा मान लो कि सन अर्थ का जो रेडियस है वो सर्कुलर है, उसका जो पाथ है ऐसा मान लो। वैसे वो आपको पता है कि एलिप्टिकल होता है, बट अगर ऐसा मान लो अभी कि सन के आसपास अर्थ का जो पाथ है ना, ट्रेजेक्टरी जो है ना, वो सर्कुलर है, तो वो अर्थ सन के आसपास अर्थ जो कर रहा है उसको सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। बट अर्थ उसके खुद के एक्सिस के अराउंड भी कुछ टाइप का मोशन करते हैं, तो उसको रोटेशनल मोशन। आर यू एबल टू अंडरस्टूड दिस? यस सर। तो सर्कुलर मोशन अलग चीज है, रोटेशनल मोशन अलग चीज है। इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? यस सर। ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल, देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई एक सेंटर से लेके पूरा ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के बीच में से ही एक एक्सिस पास होगी, और वो एक्सिस के अराउंड अपना खुद के उसका खुद का पोजीशन चेंज नहीं होगा। देखो, सर्कुलर मोशन में पूरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता रहता है, बट रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो वहां का वहां ही पे रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड द
रोटेशनल मोशन। क्या अभी आपको क्लियरली समझ में आया सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में बीच में ये डिफरेंस क्या है? सर वो पार्टिकल का वो सर्कुलर हाँ वो मैं मोशन कैसे होगा वो वो मैं बता। बताता हूँ। जस्ट पहले ये समझ लो कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज होता है, बट रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल लोकेशन होता है वो वही का वही रहता है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. जब Yes, ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है, जब ऑब्जेक्ट कोई एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो, तो उसके जितने भी उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है, बट उसके सारे पार्टिकल क्या करेंगे? सर्कुलर तो वो सर्कुलर मोशन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन है। तो रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन ऐसा है कि इफ all the particle of a body performs the circular motion. I repeat, if all the particles of the body perform the circular motion and their centers of the circular path the center of their circular path lies on the same axis. Center of their circular path lies on the same axis, then this kind of motion is known as a rotational motion, and the axis on which the center lies is known as a axis of rotation. जैसे फैन अगर रोटेट कर रहा है तो फैन के बीच में से एक इमेजिनरी एक्सिस आप सोच सकते हो, फैन के बीच में से एक वर्टिकल इमेजिनरी एक्सिस सोच सकते हो, तो वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर। Yes, sir. yes, तो ये चैप्टर में रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम चैप्टर नंबर 3 में हमने ट्रांसलेशनल मोशन मतलब मोशन इन द वन डायमेंशन, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद जाके वेलोसिटी, उसके बाद जाके एक्सेलरेशन पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जितने भी क्वांटिटीज थे, जो भी इक्वेशंस थे, यहाँ पे भी हम उसी टाइप के कुछ क्वांटिटी एंड उसी टाइप के कुछ इक्वेशंस डिस्कस करने वाले हैं। बट ये पूरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले हमको और एक चीज़ करना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये चैप्टर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहले तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला जो पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और उसके बाद जाके रोटेशनल मोशन की बात आएगी। तो पहले 2-3 लेक्चर में तो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में मतलब उसके एक मेन टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पहले जो हाफ पार्ट है चैप्टर का, जो पहले का पार्ट है, उसमें रोटेशन मोशन नहीं आएगा, वो 1-2 लेक्चर के बाद आएगा। बट आज कुछ इंट्रोडक्शन तो ले लेते हैं, रोटेशनल मोशन का कुछ इंट्रोडक्शन आज ले लेते हैं, बट जो कोर नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो थोड़े 1-2 लेक्चर के बाद आएगा। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, what is a rigid body, and discuss the difference between the rigid body and solid body. देखो, रिजिड बॉडी जो है ना वो एक आइडियलिस्टिक कंसेप्ट है, वो अजम्पशन है। किसको रिजिड बॉडी बोलते हैं? ऐसा बॉडी के जिसको हम डिफॉर्म ना कर सके, जिसको हम तोड़ ना सके, मरोड़ ना सके, जिसके इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंसेस है, उसके अंदर जो इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंसेस है वो चेंज ना हो पाए। तो इस टाइप का जो बॉडी है उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई बॉडी होता ही नहीं है कि जिसको हम तोड़ ना सके, जिसको हम मरोड़ ना सके। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो बॉडीज होते हैं वो लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस सब्सटेंस होते हैं। बट हु इज द विच सब्सटेंस इज वेरी नियर टू द रिजिड बॉडी? सबसे नजदीक कौन है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस में से कौन सा सब्सटेंस रिजिड बॉडी से सबसे नजदीक है? सॉलिड। solid, हम ऐसा कह सकते हैं कि जब तक ये सॉलिड बॉडी का डिफॉर्मेशन नहीं होता है, सॉलिड बॉडी जब तक डिफॉर्म नहीं होता है, तो इट विल बिहेव एज अ रिजिड बॉडी। तो हम ये पूरे चैप्टर के अंदर हम सॉलिड मटेरियल को रोटेशनल मोशन कराएंगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन कराएंगे, बट ऐसा मान के चलेंगे
कि थ्रू आउट द रोटेशनल मोशन उसका कोई जगह पे डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वो एज अ रिजिड बॉडी बिहेव करता है, ऐसा मान के चलेंगे। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारे पास जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है वो सारे रिजिड है, उसके अंदर व्हेन इट इज रोटेटिंग देयर इज नॉट एनी डिफॉर्मेशन, ऐसा मान के चलेंगे। वैसे ये चीज़ आइडियली है, बट हम ऐसा मान के चलेंगे। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है कि रिजिड बॉडी क्या है। तो मैं रीड कर रहा हूँ, देखो सुनो। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल pairs of a particles of the system does not change, then this body is known as a rigid body. Rigid body is a special case of a system of particles. A rigid body is an ideal concept while solid, यहाँ पे solid होना चाहिए, solid नहीं है, solid है, यहाँ पे मिस्टेक है, solid body is a real. Rigid body is a body with a perfectly definite and unchanging shape. A solid body can be deformed while rigid body cannot be deformed. For many practical purpose, a solid body can be treated as a rigid body. जैसे व्हील, टॉप्स, इन शॉर्ट हम ये चैप्टर में जो भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है उसको ऐसा मान के चलेंगे कि वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो वो रिजिड है, ऐसा मान के चलेंगे। सर डिफॉर्म मतलब, हाँ बोलो। डिफॉर्म मतलब जिसका वो डिफॉर्म मतलब तोड़ intermolecular देना, distance- मरोड़ देना। डिफॉर्म का मतलब तोड़ देना, मरोड़ देना, उसके शेप को चेंज कर देना, उसको तोड़ देना, उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके। यस सर। सेकंड क्वेश्चन, अगेन इट इज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, इट इज नॉट गोइंग, इट इज द, ये क्वेश्चन जो है वो आपको लर्न बाय हार्ट नहीं करना है, वो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन द रिजिड बॉडी हैव? तो कोई रिजिड बॉडी को कौन कौन से टाइप के मोशन हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स जस्ट थिंक अबाउट दिस बॉडी, थिंक अबाउट दिस क्यूबॉइड काइंड ऑफ बॉडी विच इज स्लाइडिंग ऑन दिस स्लोप। तो ये क्यूबॉइडल जो बॉडी है वो स्लोप के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो ये किस टाइप का मोशन है? तो बोले तो यहाँ पे जब ये बॉडी स्लाइड करेगा तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? वो भी स्लाइड करेंगे। मतलब ये जब ये बॉडी स्लाइड करेगा ये स्लोप के ऊपर, तो उसके जितने भी पार्टिकल है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज अ ट्रांसलेशनल मोशन। तो जब कोई बॉडी ऐसा मोशन कर रही है कि जिसके अंदर सारे पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन on an inclined, sliding down on inclined plane without any sidewise movement as shown in figure. This motion down the plane is such that all the particles of the body are moving together, means they have same velocity, equal distance in equal interval of time, same velocity at any instance. Such a motion of a body is a pure translational motion. In the pure translation motion, at any instance of time all the particles of a body have a same velocity. तो ये ट्रांसलेशन मोशन है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। बट अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो प्योर रोटेशनल मोशन हम डिस्कस करेंगे। तो प्योर रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस किया। इफ ऑल द पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ and their centers of these circles fall on a definite straight line, then this motion of a body is called a rotational motion. मैंने अभी उसको डिफाइन किया कि if all the particles of a rigid body perform the circular motion and the center of their circular paths are lying on the some imaginary axis, then this kind of motion is known as a rotational motion, and the imaginary axis is known as a axis of rotation. एग्जाम्पल दिए हुए है पोटर्स व्हील, सीलिंग फैन। देखो अब रोटेशनल मोशन भी दो टाइप के हो सकते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन भी दो टाइप के हो सकते हैं।
जिसमें एक केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहता है और दूसरे केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है। तो जस्ट लुक एट द एग्जांपल, लुक एट द केस वन। ये आप सीलिंग फैन देख लो या फिर ये पॉटर्स व्हील देख लो, तो ये दोनों में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या वो चेंज होता रहेगा? बोलो। देखो नो सर। रोटेशन वही है No, और उसका जो sir. एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज नहीं होगा। तो दिट इज अ प्योर रोटेशनल मोशन विद द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज अ प्योर रोटेटिंग बॉडी विद द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, तो एक टॉप है वो रोटेट कर रहा है, बट कभी आपने टॉप को रोटेट करते हुए देखा है कभी? यस सर। Yes, sir. वो थोड़ा वाइब्रेट होता है, वो थोड़ा वाइब्रेट होता है, देखा? यस सर। वाइब्रेट होता है वैसा। बट उसका जो यस यस सर। सर। उसका, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि जो टॉप है ना उसका लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका जो लोकेशन है तो वो तो यहाँ पे ही है, देखो ये रहा, उसका लोकेशन यही है बट वो वाइब्रेट हो रहा है। तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, अभी उसका लोकेशन ये टॉप का ये है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, बट थोड़ी देर में वो वाइब्रेटर के बीच में आ जाएगा तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टूड? थोड़ी देर में वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा। मतलब Yes, sir. उसका एक्सिस ऑफ Yes, रोटेशन जो है ना वो चेंज होता रहेगा। तो ये वाइब्रेटिंग टॉप अगर देखते हैं तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज। इससे भी अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं, इससे भी सिंपल, आपका वॉल वॉल फैन देखा है आपने? वॉल फैन, यस सर। Yes, sir. तो दैट इज द Yes, बेस sir. एग्जाम्पल, देयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ मोशन। देखो ये रहा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी, इसमें भी इसका जो लोकेशन है वो तो फिक्स्ड ही है और ये फैन रोटेट भी हो रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन तो है ही, बट वो रोटेट होगा, बट आपने देखा होगा कि वो कभी इस साइड जाएगा कभी इस साइड जाएगा। वॉल वॉल फैन है, देखा आपने? कभी वो ऐसे जाएगा कभी ऐसे जाएगा, मतलब ये भी वेरिएबल होगा। आएगा कभी ऐसे जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। अभी Yes, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बिकॉज अभी वो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। बट अगर 3 डायमेंशनली देखे तो थोड़ी देर के बाद उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, कभी आपके फ्रंट साइड आ जाएगा। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे भी मतलब रोटेशनल मोशन भी दो टाइप के हो सकते हैं। प्योर रोटेशनल मोशन ही है बिकॉज बॉडी का जो लोकेशन है वो तो वही है, बट उसमें भी दो चीज पॉसिबल है, अ प्योर रोटेशनल मोशन विद द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन विद द चेंजिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, अब ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है कि बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों एक साथ में करे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो दैट इज द थर्ड काइंड ऑफ मोशन के दोनों पॉसिबल है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था, वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन था, फिर उसके बाद प्योर रोटेशनल मोशन था। प्योर रोटेशनल मोशन में हमने देखा कि दो टाइप के पॉसिबल मोशन है, एक में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड रहता है, दूसरे में एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज हो सकता है। बट अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन का कॉम्बिनेशन है। देखो आप कोई सिलिंड्रिकल या कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो, जस्ट थिंक अबाउट द सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, एंड राइट नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज रोलिंग डाउन इन दिस इंक्लाइन प्लेन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोल करके नीचे आ रहा है ऐसे डुक 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 डुक। आर यू एबल टू थिंक अबाउट इट? यस सर। तो बॉडी क्या कर रही है? बोलो मुझे ये बताओ कि बॉडी का ये मोशन है वो किस टाइप का मोशन है, रोटेशनल है या ट्रांसलेशनल है? सर्कुलर। देखो सर्कुलर तो वो सारे पार्टिकल सर्कल होते हैं, बट बॉडी का मोशन अभी यहाँ पे Translation. तो ये जो बॉडी है वो रोटेट तो हो रही है, बिकॉज वो रोटेट होने के द्वारा ही तो नीचे आ रही है, मतलब रोटेट तो हो रही है, बट उसका जो सेंटर है वो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आएगा सेंटर उसका, तो उसका जो सेंटर है वो कैसा मोशन करेगा सोचो? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मोशन करेगा। तो बॉडी जो है ना वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, बट उसका जो सेंटर है ना वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। तो इसका ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो मोशन है बॉडी का
वो दोनों का एडिशन है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. सर पर ये सर्कुलर मोशन में सर अरे सर्कुलर मोशन में तो क्या होता है कि पूरा बॉडी कोई पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट होता है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूरा बॉडी अगर घूमता है तो उसको सर्कुलर मोशन। यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नो सर। तो फिर सर्कुलर मोशन थोड़ी नहीं बोल सकते इसको। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। पर सर रोटेशनल मोशन में तो फिर वो प्लेस मतलब उसका वो जगह तो सेम रहनी चाहिए ना। अगर प्योर रोटेशनल मोशन होता है तो उसका लोकेशन सेम रहेगा, बट यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है, ये इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो उसका लोकेशन भी आप देख सकते हो कि वेराई हो रहा है, इसीलिए तो उसको ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं कि लोकेशन भी साथ साथ में चेंज हो रहा है। बॉडी रोटेट तो हो ही रही है, बॉडी रोटेट तो हो ही रही है, मतलब रोटेशनल मोशन तो है ही, बट साथ में उसका लोकेशन भी चेंज हो रहा है। तो मतलब उसका मतलब ऐसा हो कि ट्रांसलेशन मोशन भी साथ में है। तो इसका मतलब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से टाइप के मोशन पॉसिबल होते हैं। तो पहले हमने देखा कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन जहां पे रोटेशन बिल्कुल नहीं था, ऑब्जेक्ट जस्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा था, बिल्कुल रोटेशनल नहीं था। सेकंड केस में क्या था कि बॉडी का प्लेस वही रहता था बट ओनली रोटेशनल मोशन था। और तीसरे केस में दोनों चीज साथ में हो रही है, बॉडी उसका लोकेशन भी चेंज कर रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन। तो जस्ट हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि भाई कौन कौन से टाइप के मोशन पॉसिबल है, हम ये चीज समझ रहे हैं। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. अब हम एक नया कंसेप्ट ले रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। अब हम सेंटर ऑफ मास की बारे में डिस्कस करेंगे। देखो मैथमेटिकली सेंटर ऑफ मास क्या है, वो मैं बाद में आपको उसका थ्योरी समझा रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली सेंटर ऑफ मास क्या है? तो प्रैक्टिकली ऐसा कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी is the point or location at which we can assume the whole mass is to be situated. सेंटर ऑफ मास बॉडी का ऐसा पॉइंट है कि जहां पे उसका सारा मास वहां पे है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास इज द लोकेशन ऑफ द बॉडी वेयर द होल मास ऑफ अ बॉडी कैन बी assumed to be situated over there. तो जैसे ये पेन देखो, तो ये पेन का ये जो पॉइंट है, देखो मेरे 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 सामने देखो, तो ये पॉइंट को मैंने पकड़ लिया तो पूरा पेन बैलेंस हो गया। देखो तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट था वो क्या था? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास था। आपने शायद सुना होगा कि कृष्ण भगवान ने वो गोवर्धन पर्वत को पूरा उसके स्मॉलर फिंगर से मतलब उठा लिया था, सुना है आपने अभी? यस सर। तो अब पता चला वहां पे कृष्ण भगवान ने क्या ट्रिक किया था। मास सेंटर पे ले तो लिया। हाँ, उसने ट्रिक ये किया था कि उसने सेंटर ऑफ मास को उठा लिया था। इज दैट क्लियर टू यू? तो फ्रेंड Yes. भगवान ने भी फिजिक्स पढ़ा सर था। एटम में भी ऐसे ही होता क्या बोल रहे हो? है। एटम में भी ऐसा ही होता है तो न्यूक्लियस में सारा सेंटर क्या क्या बोल रहे हो? मुझे पता नहीं मास। चला, आवाज क्लियर नहीं, आपके वहां से वो आवाज कह आ रहा रही है है। यार एटम में भी ऐसा ही होता है ना वो। कहाँ पे? एटम में सर वो एटम 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 एटम। हाँ, एटम में ऐसा कैसे होगा? एटम में क्या ऐसा होगा? सेंटर में ही होता है ना सर। वो तो न्यूक्लियस की बात है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि कोई अगर एक एटम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा तो उसके न्यूक्लियस के अंदर होगा, वो अलग चीज़ है। बट हम एटम के बारे में नहीं, हम तो पूरे बॉडी के बारे में भी दिख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में देख रहे हैं। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग, दैट इज ओनली फॉर योर नॉलेज। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको प्रिपेयर करना है।
discuss the expression of the position of center of mass for the system of n particle in one dimensions. तो अभी हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और वो x एक्सिस पे ही उसका पूरा मतलब लोकेशन x एक्सिस पे ही है और ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल x एक्सिस पे पड़े हुए हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास हमको मैथमेटिकली कैसे मिल सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पे आप ऐसा मान सकते हो कि पूरा मास वहाँ पे सिचुएटेड है, ऐसा अजम कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली सेंटर ऑफ मास अगर फाइंड करना है थ्योरेटिकली तो वो थ्योरेटिकली कैसे मिलेगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो पहले हम है ना वी विल कंसीडर द सिस्टम ऑफ ओनली टू पार्टिकल्स। We will consider the system of only two particles and then after we will discuss the system of n particles. अभी ऐसा मान लो कि हमारे पास दो पार्टिकल्स है। पार्टिकल एक का जो मास है वो m1 है और ओरिजिन से उसका जो पोजीशन है वो x1 लोकेशन है और दूसरा जो पार्टिकल है वो उसका मास m2 है और उसका जो ओरिजिन से लोकेशन है वो x2 है। Then center of mass of this system is given by this formula. Then center of mass for this system can be given by XCM. CM is not a chief minister, it is a center of mass. This CM stand for center of mass, okay? Yes, sir. Yes, sir. M1 x1 plus M2 x2 upon M1 plus M2. So this is the equation of center of mass for the system of two particles. तो ये दो पार्टिकल अगर है तो ये इक्वेशन के द्वारा हमको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ये इक्वेशन कहाँ से आया ऐसा नहीं पूछना है बिकॉज ये इक्वेशन ही सेंटर ऑफ मास का लोकेशन का डेफिनेशन है। फ्रेंड्स याद करो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, ये बताया था कि कभी कभी फिजिक्स के अंदर इक्वेशन खुद ही डेफिनेशन होता है। हमारे 8-9 स्टैंडर्ड में हमने ऐसा पढ़ा था कि भाई डेफिनेशन मतलब कोई पर्टिकुलर सेंटेंस होगा, ऐसा नहीं है। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी जगह पे डेफिनेशन इक्वेशन के फॉर्म में है। तो ये जो इक्वेशन है वो सेंटर ऑफ मास के लोकेशन का डेफिनेशन है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इफ m1 and m2 आर टू पार्टिकल लोकेटेड ऑन द x एक्सिस एट द डिस्टेंस x1 and x2 then its center of mass, the location of the center of mass is defined by this formula m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। सपोज के कोई एक पार्टिकल ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में कोई एक पार्टिकल सपोज के ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड है तो उसका आपको एक्स कोऑर्डिनेट कैसा लेना है? फॉर्मूला तो आपको यही लग पर उसका सिर्फ माइनस लगा देना। हाँ वो नेगेटिव लेके करना है। मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लेके आपको सॉल्व करना होगा। ओके Yes, sir. यहाँ पे तो मैंने जो फिगर बनाया है वहां पे तो दोनों पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है तो उसका जो एक्स लोकेशन है, एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव ही है। बट ऐसा भी फ्यूचर में हो सकता है कि कोई एक आध पार्टिकल आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है तो उसका आपको एक्स इक्वेशन आपको सेम अप्लाई करना है बट उसका कोऑर्डिनेट आपको नेगेटिव लेके सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Sir, थोड़ा और सोचते हैं। हाँ बोलो, कोई सर बोला? सर ये लोकेशन एवरेज लोकेशन है। हाँ उसको कह सकते हैं, इट इज एवरेज मास लोकेशन, ऐसा कह उसको एवरेज मास लोकेशन भी कह सकते हैं। ओके थोड़ा और सोचो, मुझे ये बताओ कि अगर दो पार्टिकल सेम मास के हैं, दोनों पार्टिकल का मास सेम है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए? अगर दो पार्टिकल सेम मास के हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए? सीधी सी बात है, कहाँ पे होना चाहिए? उन दोनों के उन दोनों के बीच में। उन दोनों के सेंटर में।
Exactly. So that should be on the center between them, in the middle of them. तो वो मैथमेटिकली चेक करते हैं. चलो चलो उसको मैथमेटिकली चेक करते हैं. तो चलो टेम्पररी ऐसा मान लो कि m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m है. तो फिर ये लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा सोचो. m1 m2 m है तो m कॉमन न्यूमरेटर में से x1 प्लस x2, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, M. 2m आ जाएगा. तो फाइनली XCM का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा. तो ये क्या हुआ, x1 प्लस x2 बाई 2 का मतलब क्या हुआ, इट इज एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू पार्टिकल्स. तो हमने जो लॉजिकली सोचा था वो मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा है कि अगर दो पार्टिकल इक्वल मास के हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन एग्जैक्टली दोनों के बीच में होगा. वो यहाँ पे दिख रहा है. चलो ये तो अभी हमने दो पार्टिकल के सिस्टम के बारे में सोचा. अब if the system is made up of n number of particle, the system is of n particles. तो ऐसा सोच लो कि वो सारे पार्टिकल्स x एक्सिस पे ही है, मतलब वन डायमेंशन में ही है. बट इफ द सिस्टम इज ऑफ m particles, then what should be the formula of the center of mass? m1 x1 तो इसी कॉन्सिक्वेंस को आगे बढ़ाओ. तो m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू क्या करना पड़ेगा आपको, mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन. चलो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? yes sir Yes, इज इट sir. अंडरस्टूड? yes sir So can I say it is also equals to summation of mi xi upon summation of mi, where I is equals to from 1 to n. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes, sir. yes sir बट सोचो अगर आप सारे पार्टिकल के मास का एडिशन करते हो डिनोमिनेटर में जितने भी पार्टिकल है वो सारे पार्टिकल के मास का एडिशन करते हो तो क्या आपको सिस्टम का टोटल मास मिल जाएगा? yes sir तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं mi xi from I is equals to 1 to n, and the addition of the mass of all the particle will get you the total mass, where I can say capital M is the total mass of a system. Okay, so this is a 2-marker question. Discuss the location of a center of mass for the system of n particles in the one dimension. देखो ये वन डायमेंशनल में फॉर्मूला है, बट अगर इसी को हम मुझे 3 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो XCM है तो यहाँ पे आपको पोजीशन के बदले पोजीशन वेक्टर आ जाएगा. फिर m1 x1 के बदले क्या आ जाएगा, r1 अप टू mn rn, मतलब पोजीशन के बदले पोजीशन वेक्टर आ जाएगा अगर 2 या 3 डायमेंशन है तो. अदरवाइज द फॉर्मूला विल बी रिमेन्स द सेम टू सेम. क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes. सर इसमें डायरेक्शन नहीं करनी पड़ेगी वो रिप्रेजेंट. हाँ वो तो जब न्यूमेरिकल ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या करना है, बट अभी फॉर्मुलेशन तो यही होगा. इज इट क्लियर? yes sir Yes. वो तो हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका डायरेक्शन वो फाइनली कैसे मिलेगा. तो वो तो जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. बट ये इक्वेशन आपको समझ में आया अभी? yes sir चलो Yes, मुझे sir. ये बताओ कि अगर दो पार्टिकल एग्जैक्टली सेम मास के हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिडल में आएगा. बट अगर दो पार्टिकल सेम मास के नहीं है, एक हैवियर है एक लाइटर है, तो अब मुझे थोड़ा सोच के बताना कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा. बीच में होगा, नियर टू द हैवियर ऑब्जेक्ट, और नियरर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट. तो ये तीन में से क्या आएगा? Nearer to a heavier object. heavier object सही बात है. Heavier. अगर थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो तो समझ में आ जाएगा. कोई अगर ज़्यादा
मास एक जगह पे ज्यादा मास है, एक जगह पे कम मास है, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास जो है ना वो शिफ्ट होगा। कौन से तरफ शिफ्ट होगा? ज्यादा मास जहाँ पे है उस तरफ शिफ्ट होगा। मैंने एक आध दो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखा था कि क्वेश्चन ऐसा था कि फॉर द सिस्टम ऑफ द अर्थ एंड सन का जो सिस्टम है, फॉर द सिस्टम ऑफ द अर्थ एंड सन द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज फिर ब्लैंक exactly in between the sun and earth, number 2 nearer to the sun, number 3 nearer to the earth। तो क्या आएगा? नियरर टू द Nearer to सन। the sun. nearer to the sun। और इसी क्वेश्चन में अगर अर्थ एंड मून की बात करते हैं तो क्या आएगा? नियरर टू द Near earth. to earth. एंड मैं आपको ज्यादा बताऊं, ये नियरर टू द अर्थ तो होता ही है, बट वो अर्थ के अंदर चला, ये अगर कैलकुलेशन करने बैठे ना तो पता चलता है कि पता चलता है कि मून एंड अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना वो अर्थ के अंदर चला जाता है। नियरर टू द अर्थ तो है ही, बट वो अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर होता है, अर्थ के अंदर की साइड होता है। कैलकुलेशन से ऐसा पता चलता है, कैलकुलेशन से ये पता चलता है। But it is confirmed that it is nearer to the heavier. It is confirmed that it should be a nearer to the heavier object. आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट भी मैं दिखाता हूँ। देखो ये मेरे पास जो है ना वो रिमोट कंट्रोल, देखो मेरे सामने देखो सब लोग, तो ये रिमोट कंट्रोल है। बट ये रिमोट का ये जो पीछे वाला जो पार्ट है जहाँ पे सेल है, तो ये सेल ज़्यादा हैवी है। बाकी का जो पोर्शन है वो इतना हैवी नहीं है, बट वो सेल वाला जो रीजन है वो हैवी है। ये सेल वाला जो रीजन है वो हैवी है। तो अब मैं इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का ट्राई करूंगा। देखो मैं सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो मैंने उसको बैलेंस किया। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये जो बैलेंस सेल के करीब है, सेल सेल के के थोड़ा करीब साइड है। है। आप देखो तो एग्जैक्टली सेंटर पे है या थोड़ा शिफ्टेड है? नहीं, सेल के करीब है। शिफ्टेड है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि जहां पे सेल है, जहां पे सेल थे उस तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया। देखो, क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। मतलब सर वो बहुत ज्यादा हैवी होगा तो उसके नीचे ही होगा ना सीधा। हाँ, वो बहुत ही ज्यादा हैवी होगा तो उसके नीचे आ जाएगा। एग्जैक्टली जैसे अर्थ एंड मून के बारे में, अर्थ एंड मून में वही होता है। इज इट ओके? यस सर। यस सर। बट वो उसके नजदीक तो होगा ही होगा, हैवियर पार्ट के नजदीक सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। इज इट ओके? यस सर। यस Yes. तो फ्रेंड्स, ये सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने 1 डायमेंशन में डिस्कस किया, और 2 डायमेंशन में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर इसी फॉर्मूला को 2 डायमेंशन में अगर अप्लाई करना है तो ये RCM इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ MIRI अपॉन M हो जाएगा। तो क्या ये बात आपको पता चली फ्रेंड्स? इज इट ओके? यस सर। यस सर। Now the next question is discuss obtain the position of the center of mass, explain the theoretical method to estimate the center of mass of the solid body। देखो, अब तक जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था, पार्टिकल्स अलग अलग जगह पे था। बट अगर कोई एक आप सॉलिड ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हो तो उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो डिस्क्रिटली, मतलब अलग अलग जगह पे नहीं, वो सारे एक साथ होते हैं। इट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब तक जो मैंने डिस्कस किया था वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था जहाँ पे अलग अलग जगह पे पार्टिकल्स थे। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर आप सोचते हो, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हो, तो वहाँ पे सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वहाँ पे अगर मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो क्वेश्चन यही है कि डिस्कस theoretical method to find the center of mass of any solid body। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है भैया? theoretical method to find the center of mass of a solid body। मतलब एक ही बॉडी का सेंटर फाइंड करना हाँ, है। बॉडी एक ही है, एग्जैक्टली एक ही बॉडी है। कोई ऐसा कोई सॉलिड बॉडी है जिसका इरेग्युलर शेप है, एकदम सॉलिड बॉडी है, कोई ऐसा इरेग्युलर शेप का सॉलिड बॉडी है, और उसका मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। इसका मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ये कोई इरेग्युलर शेप का कोई बॉडी है
और मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर. तो ऐसा कोई बॉडी है. तो अब क्या करें? हमको तो जो फॉर्मूला पता है वो तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का पता है, पार्टिकल का पता है, m1 r1 m2 r2 m3 r3 ऐसा कुछ पता है. तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं है ना ये बॉडी को बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर सकता हूँ. मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि ये जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स है. The whole body I can assume to be divided into number of small elements. जैसे आपको पता होगा कि आपका जो टीवी का स्क्रीन होता है उसमें पिक्सल्स होते हैं. यस सर. तो वो पूरे पिक्सल्स को मिला के पूरा स्क्रीन बनता है. इज इट क्लियर? पूरे पिक्सल्स यस को मिला के पूरा स्क्रीन फॉर्म होता है. इज इट अंडरस्टूड? यस सर. लाइक दैट. कैमरा. हाँ, लाइक दैट ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है it is made up of, I can assume that it is made up of number of this kind of small elements. और ये जो स्मॉल एलिमेंट्स है उसके मास अज्यूम कर लेते हैं कि उसके जो मास है वो डेल्टा m1 डेल्टा m2, और अगर मास बहुत ही कम है तो उसको dm बोल सकते हैं, dm3 अप टू dmn. आपको पता है ना स्मॉल एलिमेंट के लिए लेंथ का अगर स्मॉल है तो उसको डेल्टा एल बोलते हैं, और अगर ज्यादा स्मॉल है लिमिट डेल्टा है तो उसको डीएलपी बोल सकते हैं. याद है फ्रेंड्स आपको? यस सर. तो जब स्मॉल, हाँ बोलो, कोई बोला? कुछ पूछना है किसी को? ओके. तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना उसको मैंने बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स के द्वारा बना हुआ है ऐसा मैंने अज्यूम किया, और उसके जो लोकेशन है, उसके जो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसा मान के चलेंगे कि वो r1 r2 अप टू rn है. उसके जो पोजीशन वेक्टर्स है वो ऐसा मान के चलेंगे कि r1 वेक्टर r1 वेक्टर r2 अप टू वेक्टर rn है. तो अब जाके मैं डिफाइन कर सकता हूँ सेंटर ऑफ मास को. चलो अब मैं सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर सकता हूँ. तो अब बोलो, कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द फॉर्मूला नाउ? dm1 dm dm1 vector r1 plus dm2 vector r2. r1 plus dm2 r2. हाँ एग्जैक्टली. नाउ प्लस अप टू. वेरी गुड. सेंटर ऑफ मास of this body, solid body, can be given by, चलो RCM, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर. तो क्या लिखना चाहिए मुझे? dm1 वेक्टर r1 प्लस dm2 वेक्टर r2 अप टू dmn वेक्टर rn अपॉन क्या लिखो? dm1 dm2 अप टू dmn. चलो, क्या यहाँ तक समझ में आया भैया? सर मतलब ये वन डायमेंशन में तो नहीं हो सकता ना? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, इसीलिए तो वेक्टर लिखा हुआ है. और आपको दिख रहा है क्या ये वन डायमेंशन? ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स नहीं दिख रहे क्या? दिख रहा है सर. मतलब ये स्पेस ही है, ये स्पेस में है, इसीलिए तो मैंने वेक्टर r1 वेक्टर r2 लिखा. यहाँ पे तीनों कंपोनेंट एक्स वाई जेड, ऑल द थ्री कंपोनेंट शुड बी प्रेजेंट. अब सोचो कि अगर ये dm1 dm2 अप टू dmn को मिला देते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा? d capital M. नहीं 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 नहीं. मतलब ये सारे dm के वो एलिमेंट्स के मास है, तो सारे एलिमेंट्स का अगर मास को मैं सम कर देता हूँ, उसको ऐड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कैपिटल है. हाँ, पूरे बॉडी का मास मुझे मिल जाएगा. ओके. यस सर. बट मैं जो ये जो dm1 r1 प्लस dm2 उसको मैं है ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ
RI DMI upon summation of DMI, where I start from 1 to n. I start from 1 to n, मतलब इसका सम करेंगे 1 to n तक. बट ये समेशन ऑफ DMI, मतलब ये जितने भी सम DMI है उसका सम करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? कैपिटल M, दैट इज द टोटल मास total mass. मास ऑफ बॉडी। बॉडी. हाँ, that will be the total mass of a body. तो अब ये जो फॉर्मूला है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, RCM इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m, डिनोमिनेटर में कैपिटल में आ जाएगा 1 अपॉन m समेशन ऑफ RI DMI. और आपको ये पता होगा हमने ये कर दिया है. कहाँ पे किया है? चैप्टर नंबर 6 में, कि अगर इफ लिमिट डेल्टा m दैट इज dm, अगर ये dm बहुत ही कम है, लिमिट dm टेंड्स टू 0, then this summation is converted into the summation Integration. is converted into the integration. ये हमने कहाँ पे किया था? वेरिएबल फोर्स याद करो, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स. वहां पे ये लॉजिक हमने अप्लाई कर दिया था. तो अब ये जो फॉर्मूला है वो कैसा हो जाएगा? अब ये वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे हो जाएगा? तो अब ये CM इज इक्वल्स टू, आई शुड राइट 1 अपॉन m समेशन के बदले इंटीग्रेशन वेक्टर R dm. अब यहाँ पे I लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिमिट लगेगा. अब ये लिमिट कौन सा लगेगा? वो तो दैट इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन. वो आप न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिमिट क्या लगाना है. बट अभी वो I लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिमिट लगा देंगे हम उसके बदले. तो क्या ये पूरा चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। नाउ सपोज, देखो अभी खत्म नहीं हुआ है. नाउ सपोज ये जो RCM है वो तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ही है. तो ऐसा मान लेते हैं कि RCM के जो कोऑर्डिनेट्स है वो XCM, YCM एंड ZCM है. मतलब XCM I कैप प्लस YCM J कैप, मतलब उसके X, Y एंड Z कोऑर्डिनेट को मैं XCM, ZCM, YCM एंड ZCM बोलता हूँ. एंड वेक्टर R इज जस्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल. तो कोई भी पार्टिकल का जो पोजीशन होता है वेक्टर होता है तो XI के प्लस YJ के प्लस Z के भी होता है. तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो इन प्लेस ऑफ RCM आई कैन राइट XCM I कैप प्लस YCM J प्लस प्लस ZCM के कैप इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन m इंटीग्रेशन XI प्लस YJ प्लस ZK XI प्लस YJ प्लस ZK कैप इंटू DM. अब फ्रेंड एक काम करो, जो आई कैप है ना उसके साथ आई कैप को आप आई कैप के साथ आई कैप को सोचो, जे कैप के साथ जे कैप को सोचो. तो यहाँ पे XCM आई कैप, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई कैप का मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या है? उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा माइंड में ही उसको सिंप्लीफाई करो. 1 अपॉन m इंटीग्रेशन x dm आई कैप, 1 अपॉन m इंटीग्रेशन y dm j कैप, 1 अपॉन m इंटीग्रेशन z dm k कैप. तो यहाँ पे आई कैप का जो मल्टीप्लिकेशन में है वो XCM है, और तो यहाँ पे आई कैप के साथ कौन आएगा और उसको कंपेयर कर दो. तो मैं XCM इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना चाहिए? x²/2। अरे नहीं यार, चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ. 1 अपॉन m इंटीग्रेशन x dm आई कैप प्लस 1 अपॉन m इंटीग्रेशन y dm j कैप प्लस 1 अपॉन m इंटीग्रेशन z dm k कैप. ओके, अब देखो कि यहाँ पे आई कैप के साथ XCM है और यहाँ पे आई कैप के साथ ये है. तो XCM शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन m इंटीग्रेशन x XCM I कैप. नहीं, आई कैप तो हो गया ना, वो तो आई कैप का तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया ना.
फिर वाई सी एम इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/m इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वाई डी एम एंड जेड सी एम हो जाएगा आपका 1/m इंटीग्रेशन जेड डी एम। तो इस हिसाब से आप सेंटर ऑफ मास के एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास के एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट आप ये इक्वेशन अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। तो क्या ये मेथड आपको समझ में आया कोई सॉलिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए? यस सर। ओके तो कोई सॉलिड बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है। ये थ्योरी भी आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि अगर कोई सॉलिड बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे मिल सकता है। यहाँ पे z लिखना रह गया है, z के होना चाहिए और फिर लास्ट में x y एंड z के फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन ये जब मैं वर्ड में से पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ तो ये चला जाता है इंटीग्रेशन का साइन, बट आपके पास जो नोट्स है वहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी होगा। ओके यस सर। चलो अब जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि कोई आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जिसके अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुआ है, ऐसा कोई रोड है आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रोड, तो उसका सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करना है। तो वैसे आंसर पहले से हमको पता है कि कोई रोड है जिसके अंदर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए? सेंटर में। एग्जैक्टली उसके सेंटर में। मतलब अगर उसका लेंथ एल है तो सेंटर ऑफ मास कौन से डिस्टेंस पे होगा? L/2। तो वो हमको पहले से ही पता है, बट मैं उसको प्रूव करूंगा, इक्वेशन के साथ प्रूव करूंगा। तो फ्रेंड्स नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रोड, यूनिफॉर्म रोड। So the topic is center of mass for a uniform road. Okay. So friends, in the figure, I had kept a road of a length L in such a manner that one of its end is lying on the origin and it's lying on the x-axis. So in the figure, I had kept a uniform road of a length L in such a manner that it's one of its end lying on the origin and the road is on the x-axis. चलो तो क्या ये फ्रेंड्स आपको पता चला? ये रोड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उसका जो एक जो लोकेशन है उसका ओरिजिन, उसका लोकेशन x=0 है और दूसरे का लोकेशन क्या होगा? x=L है। चलो क्या ये बात आपको पता चली? यस सर। ओके suppose mass of road is a capital M and its length, करण कुछ कहना है आपको? यस सर। वो x=, वो L का मतलब क्या? उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, देखो रोड का जो लेंथ है ना वो L है। ओके। तो ये जो लोकेशन होगा वो ऑब्वियसली ओरिजिन पे है तो मतलब x=0 होगा और रोड खत्म होगा कौन से लेंथ पे? तो बोले रोड का लेंथ L है तो ये जो पॉइंट है उसका लोकेशन क्या होगा? ओके। द लेंथ ऑफ अ रोड इज L, तो मतलब कि ये जो सेकंड वन एंड जो होगा वो x=L पे ही होगा। आप समझते हो? x एक्सिस पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
तो ये जो लोकेशन होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बोले रोड का लेंथ जितना होगा उतना ही होगा। इज इट ओके करण? Yes, sir. Clear. सो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इसको लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं। इसको लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं। तो मास पर यूनिट लेंथ दैट इज अ लीनियर मास डेंसिटी। तो मास पर लेंथ का मतलब मास बाय लेंथ। तो फ्रेंड्स अ न्यू क्वांटिटी कम इन द पिक्चर, लीनियर मास डेंसिटी। कोई अगर आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द लीनियर मास डेंसिटी, तो क्या लिखोगे आप? kg M per meter. by ऑब्वियसली केजी पर मीटर, मास अपॉन लेंथ, केजी पर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हो ना, इसके ऊपर से बना सकते हो ना? Yes, sir. ओके तो अब मुझे क्या करना है कि एक चीज तो कंफर्म्ड है कि एज अ रोड इज ऑन द एक्स एक्सिस, एज अ होल रोड is on x-axis, so its a center of mass will also be on the Center. x-axis। एक तो चीज कंफर्म्ड है कि अगर पूरा रोड x-axis पे है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ पे होगा? x। X axis. X. तो उसका दूसरा मीनिंग X ऐसा है axis. कि सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा एंड सेंटर ऑफ मास का जो z कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0. बिकॉज सेंटर ऑफ मास अगर आएगा तो कौन से कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस। x axis पे। तो मतलब उसका y एंड z कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। एंड अगर आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो अभी हमने कुछ किया था, याद है आपको हमने क्या किया था? अभी हमने 1 by m integration x dm। ऐसा प्रूव करके दिया था। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. तो चलो y एंड z कोऑर्डिनेट तो 0 हो गए, अब मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और उसका मुझे फॉर्मूला पता है। बट यहाँ पे dm क्या है, आपको पता है dm क्या है? Mass. मास ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका जो लेंथ है ना वो dx है और उसके अंदर जो मास है उसको मैं dm बोलता हूं। लेट अच्छा Sir, length एकदम small होगी उसलिए dx please. हाँ, वो लेंथ स्मॉल है इसलिए मैंने dx बोला उसको। और अगर वो y एक्सिस पे होता तो मैंने उसको dy कंसिडर किया होता, z एक्सिस पे होता तो मैंने उसको dz कंसिडर करके किया होता। ओके Yes, sir. assume a small element of length dx and mass dm on the road. So can I say dm is equals to lambda into dx? कैसे आया? तो आपको पता है कि ये लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोले तो मास अपॉन लेंथ होता है। तो अगर आपको मास फाइंड करना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? Lambda into. लैम्डा इंटू लेंथ करना पड़ेगा। इज इट लैम्डा इंटू लेंथ करना पड़ेगा? बट लैम्डा का वैल्यू तो क्या है, m/l है इंटू dx। देखो टेक्स्ट बुक में ऐसे करके समझाया हुआ है, बाकी मैं आपको एकदम सिंपल बोल देता हूँ। देखो l लेंथ का मास कितना है, टोटल l लेंथ का मास कितना है? M. कैपिटल M है पूरे पूरे रोड का, यस और नो? Yes, sir. तो फिर dx लेंथ का कितना होना चाहिए? m by l। आप अरे सोच, dx into m by l। हाँ dx इंटू एम बाई एल। तो dx लेंथ का मास अगर मैं dm कंसिडर करता हूँ तो dm शुड बी इक्वल्स टू
m dx बाई l, ऐसा होना चाहिए। Yes. तो वही तो किया है, वही तो आया, देखो वापस से वही आया, देखो। बट थोड़ा कहने का तरीका अलग है, वो लैम्बडा को लाके पिक्चर में लाके किया हुआ है ये, बट वही लास्ट में तो वही आ रहा है, देखो m बाई एल इंटू डी एक्स ही आ रहा है। इज दैट क्लियर टू? वाला मुझे पता नहीं चला, वो लास्ट में एम डी एक्स बाय एल। कौन सा, ये यहाँ पे बोल रहे हो, इसकी बारे में बात कर रहे हो आप? यस सर, वो लास्ट में एम डी एक्स बाय एल हुआ ना, हाँ वही तो सिर्फ करो पता। ना, कर दो, उसमें क्या है, आप खुद सोचो, चलो खुद सोचो, चलो सोचो, चलो सोचो कि L लेंथ का मास m है, तो dx लेंथ का मास कितना होना चाहिए, बताओ मुझे कितना होना चाहिए? डीएम L का m तो dx का कितना होना चाहिए? डी डी एक्स इंटू एम बाय एल। हाँ तो क्या होना चाहिए, क्या बोले आप, फिर से बोलो लाउडली। डी एक्स एम बाय एल। कैन आई से m dx बाई l, चलेगा? यस सर, चलेगा। और मैंने उसको dm अज्यूम किया हुआ है, मैंने तो dx लेंथ का मास dm अज्यूम किया हुआ है ना, तो इज इक्वल्स टू dm, चलेगा अभी? हाँ सर, चलेगा। वही मैंने लिखा था, वही तो मैंने लिखा था। ओके यस सर। और मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि ये लैम्बडा पिक्चर में लाके हम करें तो भी वही आंसर आ रहा है, और सिंपल कॉमन सेंस से सोचे तो भी वही आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक आपको ये करना है कि अगर आपको मास फाइंड करना है तो लैम्बडा को लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लैम्बडा को मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई किया, बट लैम्बडा का वैल्यू क्या है, तो बोले तो m बाई एल है, तो m बाई एल इंटू डी एक्स। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। सर और एक बार समझा दो क्या? क्या समझाना, कौन सा मतलब, क्या कहाँ से समझा? सर ये लास्ट स्टेप। हाँ ये देखो, Assume. assume a small element of a length dx and having mass dm on the road। तो मैंने रोड पे एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम किया है जिसका लेंथ dx है एंड मास उसका dm है। अब मुझे ये dm फाइंड करना है, तो ये हमारे पास अब लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या है, तो मास अपॉन लेंथ, ये आपको पता है। तो अगर आपको मास फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मास फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे। लैम्बडा इनटू लेंथ, इधर लेंथ और Lambda. लैम्बडा इनटू लेंथ, लैम्बडा इनटू लेंथ, पर लेंथ यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट है उसका लेंथ कितना है, dx। तो लैम्बडा इनटू डीएक्स करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। बट लैम्बडा का Yes. कितना होना चाहिए, कितना है लैम्बडा का वैल्यू, m बाय l। m बाई एल है इंटू डी एक्स, ये पता चला। यस सर। ये Okay, मैंने yes, मेथड yes. नंबर 1 से, ये आपके टेक्स्ट बुक के मेथड से मैंने किया। बट अब एक और मेथड है, सिंपल लॉजिकल मेथड, ये एक्स्ट्रा, ये सारा एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा था। तो भाई ये दूसरे मेथड से भी सोच सकते हैं कि अगर एल लेंथ का मास जो है वो कैपिटल एम है, तो फिर dx लेंथ का मास कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए m इंटू डी एक्स बाई एल। तो वही तो आ रहा है, वही तो आ रहा है, m इंटू डी एक्स बाई एल तो ही आ रहा है, वही तो आ रहा है। तो ये कॉमन सेंस बेस से भी हो सकता है, बट आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाना है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. चलो अब ये जो वैल्यू है ना उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, बिकॉज मेरा अल्टीमेटली जो टारगेट है वो तो XCM फाइंड करना है ना, और अल्टीमेटली टारगेट इज टू फाइंड द XCM। तो ये जो वैल्यू है वो मैं ऊपर के साइड प्लेस कर देता हूँ। चलो तो अब मुझे XCM मिल जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि XCM इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए। 1/m इंटीग्रेशन चलो एक्स। अब आपको पता है इंटीग्रेशन का लिमिट में कहाँ से कहाँ पे प्लेस करूँ, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to L। 0 से एक्स। हाँ अब इंटीग्रेशन देखो x इंटू डी एम, बट डी एम में क्या आ जाएगा, डी एम में हो जाएगा m बाई एल डी एक्स। अब इंटीग्रेशन जो है ना वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो लिमिट आपको x का प्लेस करना पड़ेगा। तो पहला जो पॉइंट है उसका x 0 है और लास्ट पॉइंट का x जो है वो l है, तो यू हैव टू पुट द लिमिट फ्रॉम 0 to l। चलो ये बात पता चला आपको। यस सर। मैंने dm का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया m बाई एल इंटू डी एक्स यहाँ पे, तो ये dm का वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। चलो अब है ना ये 1/m तो बाहर ही है, और ये कैपिटल M बाई एल भी बाहर निकल के आएगा, और इंटीग्रेशन में बचेगा ओनली x, और ये x रेज टू पावर 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, x² by x 2। square by 2। ये mm गेट कैंसल्ड,
और 1/L बचेगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, बट कहाँ से कहाँ तक? 0। 0 से L। तो ये हो जाएगा 1/L इंटू L² by 2 minus 0. L²/2 माइनस 0, मतलब L²/2 लिखो तो चलेगा ओनली? Yes. Yes sir। L L L whole by 2 आ square गया. तो आ गया। जो हमको पहले से लग रहा था वो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। हमको पहले से ही पता था कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, L/2. L/2। तो उसको मैंने इक्वेशन के द्वारा प्रूव कर दिया। चलो, क्या ये पूरा थ्योरी आपको समझ में आया? Yes sir। ये पूछते हैं एग्जाम के अंदर। इज इट ओके? Yes sir। ओके, सो फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर, तो ये क्वेश्चन आपको आई होप के समझ में आया होगा। ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन रोड ऑफ अ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो यहाँ पे एक नया क्वांटिटी मैंने डिफाइन किया, लीनियर मास डेंसिटी। तो मैं थोड़ा और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरी बात सुनना। देखो, न्यू क्वांटिटी comes in the picture is a linear mass density। तो linear mass density जो होता है, तो उसका डेफिनेशन ऐसा है कि मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ, और ऐसा ही एक क्वांटिटी है सरफेस मास डेंसिटी। तो सरफेस मास डेंसिटी का क्या डेफिनेशन होना चाहिए? उसका क्या होना चाहिए, बोलो? तो इट शुड बी अ मास पर यूनिट एरिया, L। मास पर यूनिट एरिया। और डेंसिटी तो आपको पता ही है, डेंसिटी तो आपको पहले से पता है, डेंसिटी का क्या होता है? Mass upon volume. हाँ, तो अब आपको पता चला वो डेंसिटी एक्चुअली वॉल्यूम डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे दो नए क्वांटिटी, लीनियर मास डेंसिटी एंड सरफेस मास डेंसिटी, यहाँ पे आपको पता चला होगा। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मास पर लेंथ, मास पर लेंथ, एंड सरफेस मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मास पर एरिया, सरफेस। और सिंपल डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes Yes sir। sir. ओके, करण कुछ पूछना है? यस सर। वो लास्ट स्लाइड में आपने जो XCM वाला किया वो और एक बार समझाओगे? वो पता नहीं चला ठीक से। कहाँ पे, कहाँ से समझाऊं? वो XCM वाला आपने जो वैल्यू रखी ना, हाँ, तो फिर कहाँ से समझाऊं, बोलो? उसके सेकंड स्टेप से सर। हाँ, ये स्टेप पता चला, ये जो लिखा मैंने वो, ये यस सर। ये देखो, ये देखा आपने? और हाँ उसमें सर। जो डीएम का जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ से लिखा, यस सर। वो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया। ओके, यस सर। तो 1/m एज इट इज, इंटीग्रेशन एज इट इज, x एज इट इज, बट डीएम के बदले आएगा m/l dx। ओके, ओके सर। लिमिट लगेगा 0 to l, बिकॉज आप फिगर से देख सकते हो कि x का जो वैल्यू है वो 0 to l से चेंज हो रहा है। यस सर। 1/m बाहर है, m/l जो है अंदर की साइड, वो बाहर निकाल दिया मैंने, ओके। l को मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये देखो, वापस से एक बार कर लेते हैं। 1/, फिर m/l को बाहर निकाल दिया मैंने, और इंटीग्रेशन हो जाएगा अंदर की साइड x, इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम 0 to l। अभी मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट m/l को मैंने बाहर निकाल दिया। ओके, ओके सर। mm गेट कैंसल्ड, तो 1/l रहेगा, यस सर। और x⁻1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन x⁻dx का क्या होता है? x²/2। तो करण, आपको ये शायद अभी पता नहीं है, तो पहले ये इंटीग्रेशन के, मैंने आपको 2-3 बार बोला है कि मेरे लेक्चर जो है ना वो उसको एक बार देख लो आप। यस सर। इंटीग्रेशन x⁻1 का होता है x² by 2 फ्रॉम 0 to l, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट l है, तो l² by 2 माइनस 0² by 2, तो l² by 2 ही रहेगा। एक पावर l का कैंसल, तो लास्ट में मिलेगा आपको XCM इज इक्वल्स टू l/2 मिलेगा। वो हमको ओके पहले से ही पता था कि यही आंसर आने वाला है, तो ये आ गया। इज इट क्लियर? ओके। यस सर।
सर अब बोलो। सर ये हमने m/l मतलब वो कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाला ना वो मास। Obviously. Only constant term can be out of the integration. Variable term cannot be out of the integration. सही बात है, एकदम बराबर बोले आप. ओके यस सर। फ्रेंड्स, थोड़ा और नॉलेज हम गेन करते हैं. यहाँ पे बॉक्स के अंदर जो दिया है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एसक्यू है. सेंटर ऑफ मास का लोकेशन किन किन चीज के ऊपर डिपेंडेंट है. तो कोई भी बॉडी, इरेग्युलर शेप का जो बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है, center of mass of any body is depend on the two parameters. The location of the center of mass of a body depends on the distribution of the mass. देखो ये चीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंडेंट है एंड बॉडी के शेप के ऊपर डिपेंडेंट है. तो ये एसक्यू पूछते हैं कि कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट होता है. तो वो दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होता है. एक तो शेप के, बॉडी के शेप के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और दूसरा उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. ये दो चीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है. नंबर 2, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी कैन बी रिसाइडिंग इन द बॉडी और इट कैन बी आउटसाइड द बॉडी एज वेल. बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है. जैसे कोई सर्कुलर डिस्क है, तो सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? आउटसाइड नहीं, तो वो डिस्क के सेंटर में, डिस्क के अंदर की साइड आएगा. सर्कुलर डिस्क की बात कर रहा हूं मैं. तो सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो डिस्क के सेंटर पे, डिस्क के अंदर आएगा यहाँ पे. बट कोई सर्कुलर रिंग है, तो सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? तो बोले वो रिंग के सेंटर पे. बट वो रिंग के अंदर है या रिंग के बाहर है? रिंग का मटेरियल जो है उसके अंदर है या हवा में है? हवा में. तो वो रिंग के बाहर है, ऐसा कह सकते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? यस यस सर। सर। Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर एयर में भी हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही हो. इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे कुछ रेगुलर शेप के बॉडी का सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है. बिकॉज रेगुलर शेप का जो बॉडी होता है उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके जियोग्राफिक सेंटर पे होता है. सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके जियोग्राफिक सेंटर पे होता है. जैसे स्फेरिकल शेल है तो उसका सेंटर पे होगा. मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के फिगर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो सिमेट्रिक है. तो याद रखना कि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बॉडी के जियोग्राफिक सेंटर पे ही होता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमको ये प्रूव करना है. देखो क्या क्वेश्चन है कि शो दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल is equals to the product of a total mass and the velocity of the center of mass. ये मुझे प्रूव करना है. Show that the total linear momentum of a system of particle is equal to the product of total mass and the center of mass of the velocity. Velocity of the center of mass. Product of mass of the system and velocity of the center of mass. ये मुझे प्रूव करना है. चलो, तो ये once again it is a 2 mark question. तो इसको प्रूव कर देंगे हम. तो मुझे क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि आपको प्रूव करना है कि पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है m एंड VCM का. ये मुझे प्रूव करना है. चलो तो कर देते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं. चलो सॉल्यूशन. ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही है ना? नहीं भैया, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए बात है. क्या सर्कुलर ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया? ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया? चलो, एज वी नो position vector of the center of mass can be given by m1 vector r1. याद है भैया ये फॉर्मूला 2 या 3 डायमेंशन में?
Yes, sir. Up to Mn vector Rn. अपॉन divided by m1 plus m2 plus M1 M plus up to Mn. up to mn. but I can say m1 plus m2 up to mn अगर सारे Is equal to capital M total हाँ तो mass. can I say it is a total mass of a system? Yes, sir. तो इसको कैपिटल M मान लो और उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो कैन आई से इट इज इक्वल्स टू कैपिटल M R C M इज इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस अप टू MN RN. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. चलो अब मुझे ये बताओ, मुझे पिक्चर में वेलोसिटी लाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको पता है क्या करना चाहिए? Differentiation. हाँ so now taking differentiation both the side, both side by time. तो टाइम के द्वारा दोनों साइड डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ddT ऑफ m r c m इज इक्वल्स टू ddT ऑफ m1 r1 प्लस ddT ऑफ m2 r2 अप टू डिफरेंशिएशन ऑफ द लास्ट टर्म. अब देखो ये कैपिटल M बाहर निकल के आएगा, कांस्टेंट है तो बाकी बचेगा dRCM बाई dt. सिमिलरली यहाँ पे M1 बाहर निकल के आएगा तो बाकी बचेगा dR1 बाई dt. M2 बाहर निकल के आएगा तो dR2 बाई dt. सिमिलरली लास्ट में Mn बाहर निकल के आएगा तो इट इज अ dRn बाई dt. चलो अब ये dRCM बाई dt क्या होगा? VCM. पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि वेलोसिटी है तो ये हो जाएगा mVCM इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा m1 V1. पार्टिकल 1 का V1. वेलोसिटी, पार्टिकल 1 का वेलोसिटी, फिर पार्टिकल 2 का वेलोसिटी एंड सो ऑन. तो ये लास्ट में आ जाएगा nth पार्टिकल का वेलोसिटी. बट फ्रेंड्स m इंटू वी तो क्या होता है? P. P. Momentum. So that is the momentum of the particle 1 plus momentum of the particle 2 up to momentum of the particle n. Is that clear friends? Yes, sir. बट ये सारे पार्टिकल के अगर मोमेंटम का आप एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Total momentum vector P. P. पूरे Total momentum. सिस्टम का मोमेंटम मिल जाएगा. क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. और वही तो मुझे प्रूव करना था. क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स आज का सेशन अब डोंट गो एनीवेयर बिकॉज वी वांट टू डिसाइड सम टाइमिंग्स. बट आज का जो पढ़ाने का जो सेशन था वो अभी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है.